ओके। तो हम लोग हेडिंग लेते हैं बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। और इसके अंदर जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, इसके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक बार हम अच्छे से कवर कर लेंगे, तो फिर क्लास में अपन क्विक रिवीजन लेंगे, है ना, वहां से चीजें आपको काफी क्लियर होंगी। तो फर्स्ट बच्चों बात करते हैं कि एक्चुअली जो इस चैप्टर के अंदर हमें सॉल्यूशन पढ़ना है ना, वो सॉल्यूशन एक्चुअली में है क्या, है ना, उस सॉल्यूशन को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें सॉल्यूशन पढ़ना है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। The homogeneous mixing of two or more than two components. Two components, ठीक है, इज सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें सॉल्यूशन देखना है ना, वो सॉल्यूशन का मीन क्या है। तो यहाँ पे बच्चों हम पढ़ेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, होमोजेनियस का बेसिक मतलब है कि जहाँ पे आपको सिमिलर और सेम स्टेट देखने को मिलती है, रिएक्टेंट साइड हो या फिर आपका प्रोडक्ट साइड हो। तो यहाँ पे आपको हम ये भी बोले कि बच्चों सॉल्यूशन बनता किससे है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट आपको मिलेंगे। अब कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूट मिलेगा, और सॉल्यूट के साथ क्या मिलेगा आपको, सॉल्वेंट मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड। आज का जो सेशन रहेगा, ये सेशन बहुत ही इजी सा है, जिसमें हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर काफी सारी चीजें स्टडी करी हैं। तो आज मैं उन्हीं सब चीजों पे डिस्कस करूंगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो हमें पढ़ना है, उसमें बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपके दो पार्ट, फर्स्ट इज सॉल्यूट, सेकेंड इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है, आपका कोई भी सॉल्यूशन बनता है। इसमें सॉल्यूट को डिसाइड करते हैं, तो सॉल्यूट क्या होता है, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स लेस। और सॉल्वेंट की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अपन नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम। ठीक है, तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों जहां पे ज्यादा होंगे, है ना, उस कंपोनेंट को अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसे क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, ये आपके दो कंपोनेंट है किसी भी सॉल्यूशन के। और इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो क्या पढ़ना है, होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन जहाँ पे हम मिक्सिंग बच्चों देखेंगे, मिक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, दो कंपोनेंट या दो से अधिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। यस, बिल्कुल, इट इज करेक्ट। सॉल्यूट इज लेस एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी। क्वांटिटीज, क्वांटिटी वर्ड को आप मोल से रिलेट करो, है ना। जो आप बोल रहे हो, एक स्टूडेंट से बोला है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी को आप बेटर वर्ड क्वांटिटी मत बोलो, उसे आप मोल्स बोलो। ठीक है, नथिंग अबाउट क्वांटिटी, क्वांटिटी में तो केजी, लीटर कुछ भी हो सकता है, आप उसे मोल से रिलेट करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। यस। तो होमोजेनियस को मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बच्चों, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या करा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ NaCl को हमने डिसॉल्व किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो NaCl को जब वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, आयोनिक इन नेचर। ठीक है, ये आयोनिक नेचर में होता है। और NaCl की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो आयोनिक इन नेचर। तो लाइक जो लाइक की प्रॉपर्टी फॉलो करा सकते हैं कि भाई अगर NaCl भी आयोनिक है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी आयोनिक है, तो इजिली यहाँ पे आपका डिसॉल्व कर जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजीनियस। ठीक है, यस, होमोजीनियस कंडीशन यहाँ पे आपको मिलेगी। बट अगर मैं कहूँ कि एक बीकर हमारे पास इस तरीके से है, और इस बीकर में प्रेजेंट है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, और साथ में बच्चों अपन लिख दिया स्टोन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अपन ने स्टोन को डिसॉल्व करा दिया। तो आपको पता है कि स्टोन को अगर आप डिसॉल्व कराते हो तो क्या बच्चों डिसॉल्व हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इट इज हाइड्रोजीनियस, इसे अपन होमोजीनियस नहीं बोल सकते। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजीनियस का एग्जाम्पल होगा। या फिर अपन ऐसे बोले कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हमने ऑयल को मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो वाटर में ऑयल कभी मिक्स हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये भी किसका एग्जांपल होगा, आपका हाइड्रोजीनियस का। ठीक है,
यस, ये आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होगा, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बाकी बच्चों एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने बोला एयर, ठीक है, तो एयर किसका एग्जांपल है? तो एयर में क्या होता है, एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस का कॉम्बिनेशन है, गैस ए एंड गैस बी। तो डिफरेंट टाइप की गैसेस को आप कंबाइन जब करते हो तो गैसेस बच्चों क्या है, सिमिलर नेचर की हैं, तो डेफिनेटली एयर क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज करेक्ट। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली बाइनरी सॉल्यूशन में इसको बच्चों अपन दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट आपका होगा सॉल्यूट। ठीक है, बाई का मतलब टू, ये जो बाई लिखा है अपन ने इसका मतलब अपन लिख दें यहाँ पे टू। एक तो आपका सॉल्यूट और सेकेंड आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट को अपने आप डिफाइन किया था, सॉल्यूट का मतलब बच्चों जो लेस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स की टर्म में। और यहीं पे अपन बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपकी लार्ज क्वांटिटी या हायर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स की टर्म है। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है कि मोल्स के टर्म में ही अपन डिसाइड करेंगे कौन सा आपका सॉल्वेंट होगा, कौन सा आपका सॉल्यूट होगा। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो मोल्स इक्वल टू आपको मिलेगा ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मोल्स के और भी फॉर्मूले हैं, अगर आपको नंबर्स गिवन है तो एन बाई एन आप कर सकते हो सॉल्व, है ना, कैपिटल एन डिवाइड बाई एन। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम एस टी पी एन टी पी पे है तो फिर आपका बी एल डिवाइड बाई 22 से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? बहुत ही बेसिक सी टर्म है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड कर रहे थे तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों क्वेश्चन में है 180 ग्राम यूरिया। ठीक है, 180 ग्राम यूरिया मैंने बोला है और इसके साथ लिखा अपन ने 90 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ डिसाइड कि इन दोनों में से सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो बहुत से बच्चे अभी क्या बोल रहे हैं, सर ये 180 ग्राम ये ज्यादा अमाउंट दिख रहा है, तो ज्यादा अमाउंट दिख रहा है तो सर ये सॉल्वेंट हो गया, है ना, यूरिया सॉल्वेंट हो गया। सर ये 90 ग्राम है, लेस है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स। तो मोल्स के बेस पर अपन डिसाइड करते हैं। तो चलो फाइंड आउट करते हैं, यूरिया के केस में मोल्स कितना आएगा। यस, 180 ग्राम आपको दे रखा है तो यूरिया का मास कितना होगा, 60, है ना। यूरिया क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज NH2। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अगर मोल्स निकालते हैं तो इसका मोल्स हो जाएगा 180 ग्राम, ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोलर मास कितना आपको मिल जाएगा यहाँ से 60। आप इसे निकालोगे मोलर मास, सारे एटम्स का एटॉमिक मास ऐड कर दोगे तो ये 0 0 कैंसिल, यहाँ से मिलेगा आपको 3 मोल्स। तो यूरिया के मोल्स कितने हैं, 3। नाउ कम्स वाटर मॉलिक्यूल्स के मोल्स कितने होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल का 90 डिवाइड बाई 18 इसका मोलर मास होता है, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो अपन को मिलेगा बच्चों 5। अब ध्यान दो, वाटर मॉलिक्यूल्स के 5 मोल्स, यूरिया के 3 मोल्स, तो मोल्स किसका देखें, यस वाटर मॉलिक्यूल्स के मोल्स है देखें, तो डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट। जैसे अभी आपको देखने में क्या लग रहा है, सर ये 90 ग्राम होगा वाटर तो कम होगा तो सॉल्यूट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज फोकस ऑन मोल्स। तो मोल्स के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सॉल्वेंट, बिकॉज 5 मोल्स हैं, और 3 मोल्स किसके हैं, आपके यूरिया के, तो यूरिया के आपका बोला जाएगा सॉल्यूट। अभी क्लियर हुआ सभी लोगों को? इस तरीके से एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, कि जैसे अपने लिया बच्चों 300 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, प्लस मैंने लिखा है 684 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज, प्लस हमने लिखा यहाँ पे 180, ठीक है, 180 ग्राम, दिस इज ग्राम, 180 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आपको बताना है कि इन तीनों केसेस के अंदर, ठीक है, सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। यस, सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट। तो पहले ना आप मोल्स निकाल लो, तो बताओ यूरिया के मोल्स कितने हो जाएंगे। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, 300 गिवन है, 300 डिवाइड बाई 300 ग्राम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 60। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 मोल्स। नाउ कम सुक्रोज, बात करेंगे तो बच्चों 684 डिवाइड बाई सुक्रोज का मोलर मास कितना होगा। यस,
सुक्रोज का मोलर मास होगा 342, है ना। आप इसे डायरेक्टली भी याद रखो, बहुत बार सुक्रोज को यूज करते हैं अपन, तो 342 ये इसका मोलर मास होगा। तो यहाँ से इसे अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मोल्स आ जाएगा, 2 मोल्स। यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके, तो यहाँ से आपका 180 ग्राम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 18। इसे अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कितना आपको, 10 मिल जाएगा, राइट। तो आप डिसाइड करो इन सभी में से सॉल्यूट कौन सा होगा और आपका सॉल्वेंट कौन सा होगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। यस, एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों, चाहे जेई बी के स्टूडेंट चाहे जेई सी के हों, मैंने आपको ये चीज मैंने क्लियर करी थी आपको मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों जब सॉल्यूट के बारे में बात की जाए, है ना, या फिर आपके सॉल्वेंट के बारे में बात की जाए, तो मैंने वहां पे आपको हिंट करी थी कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, ऑलवेज किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है। सॉल्यूट बच्चों क्या होगा, एक से अधिक हो सकता है, मतलब मोर देन 1 आपको मिल सकता है, बिल्कुल। सॉल्वेंट जो है एक से अधिक हो सकता है, बट सॉल्यूट आपका एक से अधिक हो सकता है, बट सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना था। तो अब मुझे बताओ, ये हमारे पास 3 कंपोनेंट है, यूरिया है, सुक्रोज है, वाटर है, तीनों कंपोनेंट में सॉल्वेंट कौन होगा, मैंने कहा सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। तो सबके इसके 5 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 10 मोल्स हैं, सबसे अधिक मोल्स किसके हैं, 10। तो डेफिनेटली इस पूरे के पूरे बीकर के अंदर इसमें 3 जो कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट में से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो डेफिनेटली क्या माना जाएगा, आपका सॉल्वेंट। बाकी जो बचे हुए 2 कंपोनेंट होंगे उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, अगर आप समझते चलो तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, और सॉल्यूट आपका, जैसे मैं पूछूं आपकी कि चलो एक सॉल्यूशन है उसका कंपोनेंट आपका 4 है, एक सॉल्यूशन है उसके कंपोनेंट 4 है, तो 4 कंपोनेंट में से मुझे बताओ सॉल्यूट कितना होगा। सॉल्यूट आपका 3 होगा, बिल्कुल सही है। और सॉल्वेंट कितना होगा, 1 होगा, बिकॉज मैंने कहा कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम सॉल्वेंट ऑलवेज फिक्स 1, बाकी बचे हुए जो कंपोनेंट होंगे उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन जो बनेगा फाइनल, आपने सॉल्यूट मिलाया और आपने सॉल्वेंट मिलाया, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कैसा होगा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट्स के अंदर, कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, वन सेकेंड, दिस इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का नेचर बच्चों क्या होगा एक्चुअली में, जब आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करोगे, तो सॉल्वेंट या सॉल्यूट किसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड किया जाएगा। तो सॉल्यूशन का नेचर बच्चों डिसाइड किससे होगा, सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड होगा जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स अधिक होंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके पास अधिक होते हैं, सॉल्वेंट के पास। तो जो नेचर आपके सॉल्वेंट का होगा वही नेचर आपको मिलेगा सॉल्यूशन का। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यस करेक्ट गौरी, यस इट इज करेक्ट, परफेक्ट। मैंने आपको बताया था मोल कॉन्सेप्ट्स के अंदर, अगर आपने रिवीजन किया, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो भी होगा, आप एक सॉल्यूशन के, या आप ऐसा चाहते हो कि हमारे पास 5 कंपोनेंट है बच्चों, ठीक है, पांचों कंपोनेंट में से एक जो कंपोनेंट है जिसके मूल सबसे अधिक हैं, और वो है डेफिनेटली आपका सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का बच्चों नेचर सपोज है लिक्विड, तो पूरे का पूरा जो आपका सॉल्यूशन होगा ना, वो सॉल्यूशन का नेचर भी क्या होगा, लिक्विड ही माना जाएगा। थ्योरेटिकली आपको ध्यान रखना है, बाकी मैथमेटिकली अपन डिस्कस बाद में करेंगे। जैसे कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे बच्चों लिखा अपन ने लिक्विड प्लस लिक्विड, चलो लिक्विड प्लस लिक्विड, तो एग्जांपल दो कौन सा सॉल्यूशन आपको मिल सकता है आपके आस। एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को मिक्स कर देगा, एक सॉल्यूट है आपका और बाकी आपका यहाँ पे दे रखा है सॉल्वेंट। तो क्या एग्जांपल आप दे सकते हो, एग्जांपल हो जाएगा कि वाटर के साथ आप एल्कोहल को मिक्स कर दो, है ना, ये तो आप जानते ही हो, बड़ा पॉपुलर सा एग्जांपल है। वाटर के साथ, हाँ, नहीं नहीं, बोथ आर लिक्विड, दोनों लिक्विड होने चाहिए। दोनों लिक्विड का मतलब कि जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो आपका सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। तो ऐसा एग्जांपल बिल्कुल सोच रहे हैं आपको, जो दोनों के दोनों लिक्विड फेज में हो। यस, वाटर के साथ एल्कोहल, गैसोलीन, वाटर प्लस मिल्क, हाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको, बिल्कुल है। जैसे मैं पूछूं कि बच्चों गैस के साथ गैस को मिक्स किया, गैस के साथ गैस को मिक्स किया, तो बताओ एग्जांपल। बेटर एग्जांपल इज एयर ना, जो एनसल्टिन प्रॉपर्टी फाइन है, एयर हम अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैंने सॉलिड के साथ सॉलिड को डिसॉल्व किया, ठीक है, सॉलिड के साथ सॉलिड को मिक्स किया, तो इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, प्रॉपर एग्जांपल इज एलॉय, ठीक है। एलॉयज आपको पता है, यस, है ना, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब होते हैं ना एलॉय। तो एलॉय में क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉलिड का कॉम्बिनेशन, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि लिक्विड के साथ गैस को मिक्स किया गया है,
लिक्विड के साथ गैस को मिक्स किया गया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, ध्यान से बताना, यहाँ पे लिक्विड आपका क्या है? लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। लिक्विड क्या है? लिक्विड आपका सॉल्वेंट है और गैस आपकी सॉल्यूट है। तो आपको पता है जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, यस, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में बच्चों गैस क्या होती है आपकी? CO2 गैस। बिल्कुल सही, कार्बोनेटेड वाटर, परफेक्ट। तो जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें जो गैस होती है CO2 गैस, सोडा CO2, करेक्ट। तो जो गैस होती है वो आपकी क्या होगी? सॉल्यूट। और लिक्विड क्या होता है आपका? सॉल्वेंट, जो काफी लार्ज अमाउंट में आपको दिखाई देता है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि बच्चों लिक्विड के साथ सॉलिड को मिक्स किया है, लिक्विड प्लस सॉलिड, और इस केस में मैं आपको हिंट कर देता हूं कि लिक्विड बच्चों क्या है? सॉल्वेंट। लिक्विड इज ए सॉल्वेंट और जो सॉलिड है वो है आपका सॉल्यूट। तो नाउ डिसाइड, दोनों में से दोनों आपको समझ में आ गए तो फिर एग्जांपल क्या होगा? रियल लाइफ एग्जांपल। बिल्कुल, अब बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे NaCl सॉलिड होता है सर, सॉल्यूट की तरह, और प्लस इसमें अपन ने मिक्स कर दिया वाटर मॉलिक्यूल्स। तो NaCl के साथ अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स मिक्स करते हो तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि सर लिक्विड यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्यूट आपका क्या है? वो आपका सॉलिड है। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ कम्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन फटाफट से। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट ने और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ने हम लोगों ने पढ़ रखा है। मोल कॉन्सेप्ट प्लस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, उसका एक रिवीजन अपन ले रहे हैं फटाफट से, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर यूज रहता है। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो मुझे बताओ, यहाँ पे मोलरिटी क्या होती है? तो आप बिल्कुल आंसर कर सकते हो कि सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर्मूला आना चाहिए। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑन लीटर। ठीक है, ये आपका, अब बोलोगे सर ये तो आप बहुत पहले पढ़ा चुके हो सारी बातें, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस मोलरिटी को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप मोल्स को बच्चों चेंज कर सकते हो, तो मोल्स को आप लिख सकते हैं ग्राम डिवाइड बाई नीचे आपका मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल्स हो गया, और इनटू आपका वॉल्यूम इन लीटर। तो इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, जहाँ पे ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट किसका टर्म होगा? ये दोनों टर्म किसके होंगे? आपके सॉल्यूट के। ठीक है, ये किसका होगा? आपका टर्म सॉल्यूट का। और जो वॉल्यूम है वो किसका होगा? आपके सॉल्यूशन का, है ना? इस बात को ध्यान रखना। यस, बाकी इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? मोल लीटर इनवर्स। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी बच्चों क्या थी बताओ? जैसे मोलरिटी के अंदर मोल्स होता है, तो नॉर्मलिटी के अंदर क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट का, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो किसका है? सॉल्यूट का। हमने भी कुछ समय पहले जेई बीवीएच में पढ़ाया था, आपको सबको याद होना चाहिए। और वॉल्यूम सॉल्यूशन ये आपके लीटर में लेना है। तो जिस तरीके से मोलरिटी में मोल्स होता है उसी तरीके से नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट आपको देखने को मिलता है। और ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान देना बच्चों, बहुत बारी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, जो ग्राम इक्विवेलेंट है जीएमई, उस जीएमयू को तो पूछा जाएगा बट क्या क्या पूछता है क्वेश्चन में लिख सकता है वो ग्राम इक्विवेलेंट। आपको समझ में आएंगे सर जीएमई के बारे में पूछा जा रहा है, हो सकता है क्वेश्चन में लिखे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपसे पूछ सकता है, तो इसका मतलब भी वही है। या सिर्फ क्वेश्चन पूछे वो इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब भी वही है। तो मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है? मैंने बताया था ना मोल कॉन्सेप्ट में कि क्वेश्चन में आपसे मोल्स पूछे या नंबर ऑफ मोल्स पूछे, बात दो एक ही है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन में आपसे ग्राम इक्विवेलेंट पूछे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछे या सिर्फ इक्विवेलेंट पूछे, सबका मतलब एक ही होता है। आपको एक ही चीज फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है? परफेक्ट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का बच्चों क्या फॉर्मूला? तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। हम लोगों ने एसिड, बेस, सॉल्ट, एटाइंस, एनाइन सभी ग्राम इक्विवेलेंट हम लोगों ने फाइंड आउट करने सीखे थे। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सही। बाकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन क्या होता है? तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, है ना? ये आपको इंटर रिलेशन ध्यान रखना है, जिसका यूज काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है अलग अलग क्वेश्चंस में, है ना? बाकी बच्चों अपन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करना है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है उसके बैलेंस फैक्टर से। अगर एसिड होगा तो देखो, एसिड के लिए अपन कौन सा टर्म यूज करते हैं बताओ? चलो, एसिड के लिए हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला? क्या ऐसे लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी, और इस बेसिसिटी का मतलब वो H प्लस आयन ही होता है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था, एसिड के लिए अपन क्या यूज करते हैं? बेसिसिटी टर्म यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इक्विवेलेंट वेट फॉर बेस क्या होगा, तो बेस के लिए अपन यूज करते हैं एसिडिटी। तो यहाँ से होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई
एसिडिटी अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एसिडिटी मतलब वो कितने OH माइनस आयन को रिलीज कर रहा है। परफेक्ट, समझ में आ रहा है? बहुत सही, ग्रेट। और अगर बच्चों यहाँ पे वो इक्विवेलेंट वेट पूछता है सॉल्ट के बारे में, यस, सॉल्ट के बारे में पूछेगा तो उस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई जो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर बच्चों टोटल नेगेटिव चार्ज, मैं कहता हूँ और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो आप पॉजिटिव चार्ज लो या फिर नेगेटिव चार्ज लो और उसको नीचे आप डिवाइड करोगे मॉलिक्यूलर वेट से, तो आंसर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना। ओके, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो मुझे बताओ आप H2C2O4 डॉट टू वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका नाम होता है डाईहाइड्रिक ऑक्जेलिक एसिड। जरा इसका बताओ मुझे इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखा जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखेंगे? तो इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर डिवाइड बाई नीचे, बताओ नंबर कितना आएगा, बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर कितना आएगा इसका? 2 बैलेंस फैक्टर आएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का अपन बैलेंस फैक्टर ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चों इस एसिड का अपन यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितने H प्लस साइन आपको मिलेंगे? 2H प्लस साइन आपको रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, बट मॉलिक्यूलर वेट पूरे का लिया जाएगा, ठीक है, H2C2O4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं आपसे और पूछूं, जैसे मैंने आपसे लिखा यहाँ पे H4P2O7, यस, क्या होगा इसका आंसर? H4P2O7, H4P2O7, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे आपसे मैं पूछूं यहाँ से लाइक H3PO4, तो आंसर क्या होगा आपका? M डिवाइड बाई 3। ये सब मैंने आपको क्लास में कराया है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट ना। तो ये सब चीजें आपको पहले से ही पता है, कुछ दिक्कत नहीं। जहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बोरिक एसिड का बताओ, H3BO3 का आंसर कितना होगा, बताओ जल्दी से। इट इज बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड का आंसर क्या होगा? तो इस बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आपका ऊपर डिवाइड बाई 1 अपन लिखते हैं ना। वो 1 क्या होता है? जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करोगे ना। बिल्कुल सही सोमेश्वर, परफेक्ट। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं कि चलो मुझे बताओ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा? AlOH थ्राइस अपन ने लिखा है इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3, है ना। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। जैसे बच्चों पूछा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, तो दिस इज CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, 2OH माइनस आयन आपको मिलेंगे। इस तरीके से अपन टिक कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। क्लियर? चलो, जैसे बच्चों अपन बोलते हैं पोटास एलम, ठीक है, हमने आपको सभी क्लास में पढ़ाया है। पोटास एलम बड़ा पॉपुलर सा एग्जांपल आता है। तो पोटास एलम का बच्चों बैलेंस फैक्टर कितना होगा? तो पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, E2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका कितना बैलेंस फैक्टर होगा आपको पता होना चाहिए। इसको बच्चों फिटकर ही बोलते हैं ना हिंदी में। तो देखो इसमें एक सॉल्ट ये है पोटेशियम सल्फेट, एक सॉल्ट आपका ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। 2 डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, मतलब ये जो बच्चों सॉल्ट है इट इज एक्चुअली इस अपन क्या बोल सकते हैं? डबल सॉल्ट, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट, ठीक है, डबल सॉल्ट का एग्जांपल है ये। तो डबल सॉल्ट में क्या है? आपके 2 डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। तो फर्स्ट केस में क्या मिलेगा बच्चों? 2K प्लस और मिलेगा SO4 माइनस 2, और यहाँ से मिलेगा आपको 2 एल्यूमिनियम पे प्लस 3 चार्ज, और यहाँ से मिलेगा 3SO4 माइनस 2 चार्ज। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे कितना आपका चार्ज आने वाला है? +2 आने वाला है, यस। इसकी बात करेंगे तो कितना होगा? +6 होगा, 6 + 2 ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 8। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 8। तो पोटास एलम के पूरे मॉलिक्यूल जो दे रखा है सभी का बच्चों पूरे का अपन मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, और डिवाइड बाई अपन 8 करेंगे, ठीक है। तो 8 कैसे निकाला, क्या सभी को समझ में आया? इट इज क्लियर? परफेक्ट। नाउ कम्स कि बच्चों आपको ना मैं 20 एटॉमिक नंबर तक के ना मॉलिक्यूलर वेट अभी सिखाता हूँ। 20 एटॉमिक नंबर तक के मॉलिक्यूलर वेट याद कैसे करना है, मैं इजी ट्रिक आपको सिखाता हूँ अभी, आपको याद हो जाएगी। देखो यहाँ बच्चों मैं लिखता हूँ, देखो लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। मैंने JEC में ये बात बताई है, बाकी मैं आप सभी को फिर से रिवाइज कराता हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इजी ट्रिक है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। यही ट्रिक मैंने बताई थी JEC बैच में। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद अपन यहाँ पे ले लेते हैं सिलिकॉन, ठीक है, एंड फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन।
नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे तो पोटेशियम एंड कैल्शियम। देखो मैं आपको याद करना सिखाता हूँ। आपको पता है कि सर इसके पहले कौन आएगा, हाइड्रोजन और हीलियम, तो उनका तो सभी को याद होता है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। लिथियम से आप लिथियम से ध्यान रखो आप, ठीक है। इन तीनों एलिमेंट्स के लिए क्या ट्रिक फॉलो करना है, इन तीनों एलिमेंट्स के लिए तो यहाँ पे क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है प्लस 1 कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 4 5 6, आप लिख लो पहले 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 18 एंड बच्चों यहाँ पे 19 और आपका 20। तो लिथियम बेरिलियम बोरोन में क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 कर देना है। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा फर्स्ट केस में, 7। यस, लिथियम का 7। बेरिलियम की बात करेंगे कितना, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9। इसकी बात करेंगे तो 5 इंटू 10 प्लस 1 11 हो गया यार। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनके अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन एलिमेंट के साथ, 2 का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाई 2, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना है, कोई एडिशन नहीं करना है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 16। तो याद रखो लिथियम बेरिलियम बोरोन के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 1, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है। और उसके बाद वाले जो बच्चों हैं मैं ये देखता हूँ 9 टू 20, 9 टू 20 जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उसमें ध्यान रखना है कि अगर बच्चों इवन एटॉमिक नंबर है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपका ऑड एटॉमिक नंबर है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना है और प्लस 1 का एडिशन करना है, ठीक है। इवन नंबर एटॉमिक नंबर है तो 2 का मल्टीप्लाई करो, ऑड नंबर है तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दो। तो चलो हम आते हैं बच्चों बस इन दोनों को छोड़ के, क्लोरीन और आर्गन को छोड़ के, बाकी ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो देखो फ्लोरीन कैसा है 9, ऑड नंबर है तो ये 19 हो जाएगा, है ना, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1। नियोन की बात करेंगे तो इसका 10, 10 का मतलब 20 इज द आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों अपन सोडियम की तरफ, तो सोडियम का 11, 11 मतलब 22 प्लस 1 23 मिलेगा। मैग्नीशियम की बात करेंगे 12 इवन नंबर तो सीधा 24 इज द आंसर। इसका 13 है, 26 प्लस 1 आपके 27 मिलेगा। एंड सो ऑन बच्चों। सिलिकॉन की बात करेंगे 14 इवन नंबर है तो 28 इज द आंसर। फॉस्फोरस की बात करेंगे ऑड नंबर है 15 इंटू 2 30 प्लस 1 31, यहाँ 16 है तो डायरेक्ट आंसर आपका 32। क्लोरीन और बच्चों इस आर्गन को बस ध्यान रखना है, क्लोरीन कितना होता है वो एवरेज होता है 35.5, दिस एवरेज एटॉमिक मास। इन आर्गन कितना होता है 40 होता है, बस ये ध्यान रखना है। अभी इन टर्म्स ऑफ पोटेशियम कितना 19 ऑड नंबर है तो 2 का मल्टीप्लाई 38 प्लस 1 39 मिलेगा। कैल्शियम की बात करेंगे 22 और 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 40। तो इस तरीके से प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट फिर से करता हूं कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक आपको बहुत अच्छे ढंग से आपके बिल्कुल फिंगर टिप पे होना चाहिए कि सर ये एटॉमिक नंबर आते हैं। दूसरी बच्चों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, उनके एटॉमिक नंबर आपको हमेशा बिल्कुल याद होने चाहिए। मैं लिखा देता हूँ एक बार, आपको ध्यान रहे। तो फ्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना, फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 19। मैं बच्चों बात करूं क्लोरीन का क्या होता है, बिकॉज क्या होता है बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है और ये एलिमेंट बच्चों बार बार आपकी एग्जाम्स में आते हैं, ये एलिमेंट रिपीट होते हैं। मैं पूछूं बच्चों ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होगा तो आपको याद होना चाहिए सर 80। मैं पूछूं बच्चों आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होगा 127। जैसे मुझे याद है तो आपको भी बिल्कुल परफेक्टली एलिमेंट याद होने ही चाहिए, बिकॉज जब यही बच्चों क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कॉपर का 63.5 होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करें आयरन, तो आयरन कितना होगा आपका 56 होगा। नेक्स्ट बात करें अपन मैग्नीज, तो मैग्नीज कितना होता है 55 होता है। एंड बच्चों बात करते हैं अपन जिंक, है ना, तो जिंक का कितना होता है 65 होता है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों सिल्वर, वेरी पॉपुलर, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसका 108 होता है। तो ये जो मैंने एटॉमिक मास लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के, और ये बच्चों बार बार आपके जेई मेंस या बाकी एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका यूज होता है सीधा, आप इसे डायरेक्टली याद रखो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यस। एक क्विक रिवीजन हो गया ना, मस्त रिवीजन हो गया अभी, परफेक्ट। चलो तो 30 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है आज के तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे